गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक प्रैक्टिस सीरीज, साथ में हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज और समसामयिकी से संबंधित तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो आप एक साथ तीनों सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। साथ में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको समय समय पर क्विज भी प्राप्त हो रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी हल करें और अपना परीक्षण स्वयं करते रहें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस एपिसोड। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आज का जो एपिसोड है यह ओशनोग्राफी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर प्रति वर्ष छोटा होता जा रहा है। तो इसका जो सबसे बेहतर आंसर है वो है प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर का दोनों किनारा, चाहे वह हम कहें पूर्वी किनारा हो चाहे पश्चिमी किनारा हो, दोनों किनारों पर अभिसरण हो रहा है। और अभिसरण का परिणाम ये हो रहा है कि लगातार प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो है संकुचित होता चला जा रहा है। अगर आप पूर्वी किनारे की बात करें तो पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, जो कहीं ना कहीं पश्चिम की तरफ विस्तारित होकर के प्रशांत के क्षेत्र को कवर कर रहा है। उसी प्रकार अगर हम एशिया की बात करें अर्थात यूरेशिया की बात करें, यह लगातार पूरब की तरफ अग्रेसिव हो रहा है और इस प्रकार से प्रशांत महासागर इधर से भी छोटा हो रहा है। तो प्रशांत महासागर पश्चिम की तरफ से और पूर्व की तरफ से दोनों तरफ से छोटा हो रहा है, लेकिन मध्य में यहाँ पर भी कटक है, क्योंकि जो मिड पैसिफिक ओशन है यहाँ पर महासागर का प्रसार हो रहा है। लेकिन चूंकि दोनों किनारा जो है, चाहे आप पूर्वी की बात करें चाहे आप पश्चिमी किनारे की बात करें, दोनों किनारों पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अभिसरण। तो कुछ लोग इस डाउट में आ सकते हैं कि सर, चाहे आप हिंद महासागर देख लो, चाहे अटलांटिक महासागर देख लो, चाहे प्रशांत महासागर देख लो, सबके मध्य में अपसरण हो रहा है। अपसरण का तात्पर्य है कि यहाँ से महासागर का प्रसार हो रहा है, लेकिन फिर भी यह महासागर लगातार संकुचित क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे बेसिक कारण है अपसरण, कि इसका दो किनारा जो है यह अभिसारी किनारा है। कैसा है? अभिसारी, अर्थात यहाँ पर अभिसरण हो रहा है। तो अपसरण केवल एक जगह और अभिसरण दो जगह, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह महासागर लगातार संकुचित होता चला जा रहा है। अगला प्रश्न लिखा गया यहाँ पर कि केमान, पोर्टरिको तथा साउथ सैंडविच खाई कहाँ पर पाई जाती है। ये सब खाइयाँ आपकी अटलांटिक महासागर में हैं, और विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो केमैन है और पोर्टरिको है, यह आपका जो कैरेबियन द्वीप समूह है वहाँ पर देखने को मिलता है, और साउथ सैंडविच आपका साउथ अटलांटिक में है। लेकिन सभी ये जो स्थान दिए गए हैं यह अटलांटिक महासागर से ही संबंध रखते हैं। आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न लिखा गया है कि महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। अर्थात अगर यहाँ पर बात कर रहा है कि जब हम सतह से अंदर की तरफ चलें तो यहाँ पर जल का जो स्तर है इसके कितने लेयर हैं, इसके विषय में पूछ रहा है, और दूसरे लेयर के विषय में पूछ रहा है। यहाँ पर जो सबसे पहला लेयर होता है, अर्थात जो कह सकते हैं यहाँ तक का पार्ट, अर्थात 500 मीटर तक यहाँ तक का लेयर होता है। फिर दूसरा लेयर होता है 2000 मीटर तक का, और फिर नीचे होता है नितल तक का। कहाँ तक होता है? नितल। तो इनके नाम यहाँ पर आपको स्पष्ट रखना है। जो पहला नाम है इसको कहते हैं ईपीलिमिनियन। क्या कहते हैं? ईपीलिमिनियन। ये पहली लेयर होता है लिमिनियन। दूसरा लेयर होता है जिसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। और तीसरा जो लेयर होता है इसको कहते हैं हाइपोलिमिनियन। क्या कहते हैं? हाइपोलिमिनियन। तो हाइपोलिमिनियन है। इस प्रकार से इसने जो प्रश्न पूछा है कि महासागरीय जल का जो द्वितीय स्तर होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थर्मोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन क्यों कहते हैं? इसी को कहते हैं तापीय प्रवण मेखला। क्या कहते हैं? तापीय प्रवण मेखला। इसको तापीय प्रवण मेखला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि जो पहला लेयर होता है यहाँ सतह का अगर टेम्परेचर हम मानते हैं 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो यहाँ से जब 500 मीटर की गहराई पर आता है तो टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है 15 डिग्री से, कितना 15। लेकिन यहाँ से जब इस लेयर पर आता है तो इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अर्थात थर्मोक्लाइन लेयर में टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तापमान में गिरावट काफ़ी ज़्यादा होती है, और इस कारण से इस लेयर को कहते हैं तापीय प्रवण मेखला और इसी को कहते हैं थर्मोक्लाइन। और यहीं पर जो कह सकते हैं ओटेक एनर्जी की प्राप्ति यहीं से होती है। ओटेक एनर्जी के विषय में हम लोग चर्चा शायद किसी न किसी टॉपिक में किए हैं। तो जो ओटेक एनर्जी है वह ओटेक एनर्जी इसी थर्मोक्लाइन लेयर से ही प्राप्त होती है। और जो नीचे का लेयर होता है यहाँ के तापमान में गिरावट काफ़ी कम होती है, यह लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से घट करके 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा यह होगा थर्मोक्लाइन, यही द्वितीय स्तर होता है। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला लिखा गया है महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल कितना होता है। महाद्वीपीय मग्न तट का जो औसत ढाल होता है यह 5 से 8 नहीं होता है, बल्कि 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक का ढाल होता है। और इसकी जो गहराई होती है ये होती है 100 फैदम। 100 फैदम कहें या इसी को कह सकते हैं 200 मीटर, या इसी को कह सकते हैं 600 फीट। एक प्रकार से यह वाला तो गलत है। साथ में जो महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं तो सही है। जहां पर नदियों का मुहाना होता है वहां पर महाद्वीपीय मग्न तट काफ़ी चौड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि अंतःसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं, गलत है। समानांतर नहीं मिलती है बल्कि परपेंडिकुलर मिलती हैं। कैसी मिलती हैं? परपेंडिकुलर मिलती हैं। अर्थात केवल यहाँ पर एक ऑप्शन सही है और इस आधार पर आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर लिखा गया है अल्बाट्रास का पठार, फिर लिखा गया टेलीग्राफ का पठार, एम्स्टर्डम सेंट पाल का कटक, फिर लिखा है क्यूराइल। तो क्यूराइल तो आपको कई बार बताया गया है क्यूराइल ट्रेंच कहाँ पर है, तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर में है। क्यूराइल के विषय में स्पष्ट रखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। एम्स्टर्डम सेंट पाल कहाँ पर, ये हिंद महासागर से संबंध रखता है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना अल्बाट्रास का पठार, अगर हम अल्बाट्रास के पठार की बात करें और टेलीग्राफ तो यहाँ पर पठार हैं, तो यहाँ पर आपको अल्बाट्रास का जो पठार मिलता है और टेलीग्राफ का पठार मिलता है, यहाँ पर ये मिलेगा आपका दक्षिणी प्रशांत में। कहाँ मिलता है? दक्षिणी प्रशांत में। और टेलीग्राफ का कहाँ मिलता है? उत्तरी अंध महासागर। अर्थात अगर आप इसका आंसर मिलान करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 3, फिर 1, हाँ 3 1, इसके पश्चात 4 और 2। तो हाँ यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके विषय में अतीत में किसी ना किसी एपिसोड में अवश्य डिस्कशन कर चुके हैं, चाहे वह अल्बाट्रास का पठार हो, चाहे टेलीग्राफ का हो, चाहे एम्स्टर्डम सेंट पाल का कटक हो और चाहे क्यूराइल हो, सबकी चर्चाएं अतीत में हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि देखा जाए कि हमारा कितना अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या कितने पॉइंट याद हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस एक को सागरीय हिमपात कहते हैं। सागरीय हिमपात अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सागरीय हिमपात हम किसे कहते हैं। तो महासागरीय तली पर सागरीय अवसादों के जो छोटे छोटे कणों का लगातार गिरना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सागरीय हिमपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सागरीय हिमपात कहते हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा गया है अटलांटिक महासागर के तल से, कहां से? अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक के ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अर्थात अगर बात करें, यह ऐसा कह रहा है कि मान लेते हैं यह महासागर की बेसिन है और इसी महासागर की बेसिन में मध्य में आपको कटक मिलता है। क्या मिलता है? कटक। और इसी कटक के शीर्ष पर मिलती है भ्रंश घाटी और ये पूरा जल से जलमग्न होता है, यही होता है। तो ये जो मध्य में है जिसको कहते हैं मिड अटलांटिक कटक, यह मिड अटलांटिक कटक के विषय में पूछ रहा है कि इसकी जो ऊंचाई इस नितल से, कहाँ से? ये नितल है, नितल से इसकी जो ऊंचाई है यही पूछ रहा है। ठीक है ना? मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में, और किससे तुलना करना है? महासागर का तल अर्थात नितल से इसकी तुलना करनी है। तो कितना यहाँ पर है? तो यह आपको मिलता है 3 किलोमीटर। क्या मिलता है? 3 किलोमीटर यह ऊंचा कटक है, यह हमको ध्यान में रखना है। अगला इसी प्रकार से प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक मतलब कथन और कारण पर आधारित है। कथन यहाँ पर लिखा गया कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। क्या यह सही है या गलत? तो सही है। जहाँ पर भी मिड ओशनिक रिज होती है,
मिड ओशनिक रिज के सहारे लगातार वहां पर ज्वालामुखी की क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर द्वीप भी बनते रहते हैं। तो जो पहला लिखा गया अर्थात कथन लिखा गया है, यह सही लिखा गया है। कारण लिख रहा है कि अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि महासागर का जो नितल है ये लगातार इसमें प्रसार हो रहा है, जिसके विषय में हैरी हस महोदय ने स्पष्ट किया है। तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ज्वालामुखी की भी प्रक्रियाएं होती हैं और भूकंप की भी प्रक्रियाएं होती हैं। अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, मिलान करने वाला है, महासागर है और महासागर की खाइयां हैं, बताना है कौन किससे संबंध रखता है। रोमांस गैप आपको हमने स्पष्ट किया था कि यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, और जहां पर देखा जाए कि दोनों कटक अर्थात जो डॉल्फिन उभार है और जो चैलेंजर उभार है, दोनों जहां पर मिलते हैं उसे वहीं पर मिलता है रोमांस गैप। इसी प्रकार जो चैलेंजर, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक शब्द एक खाइयां है, क्या है, खाइयां है। चैलेंजर आपको कई बार मिलता है, एक चैलेंजर अभियान है। चैलेंजर अभियान के ही संबंध में हम लोग डिस्कशन किए हैं, जिसका मरी के द्वारा डिस्कशन किया गया है, जिसका संबंध है एक वाल्बिस कटक से, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंध रखता है। चैलेंजर जो डीप है, यह मारियाना गर्त से संबंध रखता है, जो प्रशांत महासागर में है। और चैलेंजर एक कटक है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से है। तो इस प्रकार से कई तथ्य जो हमको समझना है। तो यहाँ पर खाई के विषय में पूछ रहा है, तो चैलेंजर जो डीप है यह मारियाना गर्त में पाया जाता है, अर्थात यह प्रशांत महासागर से संबंध रखता है। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि हिंद जो महासागर है, हिंद महासागर में यहाँ पर कौन सा गर्त है जो हमको समझना है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है डायमेंटिना। क्या नाम है, डायमेंटिना गर्त है। फिर अगर हम बात करें कि कैरेबियन में कौन है, तो कैरेबियन में है केमैन। कौन है, केमैन। तो केमैन आपका कैरेबियन में है, और यहाँ पर जो है यह है डायमेंटिना। केमैन, पोर्टरिको, ये सब जो ट्रेंच हैं ये कैरेबियन अर्थात अटलांटिक महासागर से संबंध है। किससे है, अटलांटिक महासागर का, जहां पर वेस्ट इंडीज द्वीप है और वहां पर जमाइका मिलता है। जमाइका के थोड़े से नीचे आपको केमैन आइलैंड मिलता है और केमैन ट्रेंच मिलता है। इसका संबंध कैरेबियन से है। और डायमेंटिना जो गर्त है इसका संबंध हिंद महासागर से है। अर्थात अगर हम आंसर का मिलान करें तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 अर्थात आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, पुनः मिलान करना है, एक तरफ कटक है और एक तरफ सागर है, बताना है कि कौन से सागर में कौन से कटक पाए जाते हैं। जैसे है अटलांटिक महासागर का कटक एक है जिसका नाम डॉल्फिन उभार, उत्तर वाला डॉल्फिन उभार है, दक्षिण वाला चैलेंजर उभार है। इसी प्रकार अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में आपको कोकस रिज मिलता है, कोकस प्लेट भी मिलती है। क्या मिलती है, कोकस प्लेट भी मिलती है। फिर हम बात करें कि आपका अरब सागर में एडन मिलता है। एडन जो रिज है कहाँ पर है, तो अरब सागर में है। आर्कटिक में कौन है, मेंडलीव है। कौन है, मेंडलीव है। तो इस प्रकार से आप अगर मिलान करें तो हमारा आंसर जो मिल जाएगा ये होगा 3 2, तो 3 2 फिर 4 1 अर्थात यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया, हस्तक्षेपी उथली, क्या, हस्तक्षेपी उथली तरणी अर्थात चैनल या अनूप या लेगून के साथ सामान्यतः किनारों से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं फिंगर रिम। क्या कहते हैं, फिंगर, या फिंगर कहें या फिंगरिंग रिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, फिंगरिंग रिफ कहते हैं। चलिए, अर्थात यह भी एक प्रवाल का टाइप होता है जिसके विषय में हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे अगर देखा जाए तो एक होती है तटीय प्रवाल भित्ति, फिर होती है अवरोधिका प्रवाल भित्ति, और एक होता है एटॉल। लेकिन उसी में एक विशेष कंडीशन ये है कि जब हस्तक्षेपी उथली तरणी या अनूप के साथ सामान्यतः किनारों से जुड़ी होती है प्रवाल भित्ति, अर्थात तटीय प्रवाल भित्ति का एक विशेष कंडीशन है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रिंगिंग रीफ। क्या कहते हैं, फ्रिंगिंग रीफ। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है, तो समुद्र जब स्थल की ओर बढ़ता है तो इसको कहते हैं धनात्मक संचरण। क्या कहते हैं, धनात्मक संचरण। और धनात्मक संचरण से हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े थे कि जो अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं समाप्त हो जाती हैं। क्या होती हैं, अपर्दन की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। और ऋणात्मक संचरण से क्या होता है, जो स्थलाकृति है यह नवोन्मेषित हो जाती है। ये सारी चर्चाएं हम लोग अतीत में किए हैं। लेकिन आपको इतना तो अवश्य ध्यान रखना है कि समुद्र का अगर जल स्तर बढ़ रहा है, अर्थात समुद्र स्थल की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं
धनात्मक संचरण। क्या कहते हैं? धनात्मक संचरण। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, वितलीय मैदानों की सामान्य गहराई इनके बीच होती है। अर्थात जो महासागरीय नितल होता है उसकी गहराई के विषय में पूछ रहा है। इसकी गहराई कितनी होती है? तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, 3000 से लेकर के 6000 मीटर की जो गहराई होती है उसको कहते हैं वितलीय मैदान या महासागरीय नितल, या इसी को कहते हैं एबिसल प्लेन। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल, इसी को कहते हैं एबिसल प्लेन, इसी को कहते हैं वितलीय मैदान। अगला है, किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की है? तो वर्तमान सतह या होलोसीन कालखंड तक प्राप्त की है। कब? होलोसीन। वैसे देखा जाए जो भौगोलिक कैलेंडर है, सबसे प्राचीन जो कालखंड है उसका नाम है अजोइक। क्या नाम है? अजोइक। दूसरा कालखंड है जिसका नाम है फेनरोजोइक। क्या नाम है? फेनरोजोइक। और इस फेनरोजोइक कालखंड में 3 पार्ट होता है। एक का नाम है पैलियोजोइक। क्या नाम है? पैलियोजोइक। एक का नाम है मीसोजोइक और एक का नाम है सीनोजोइक। और सीनोजोइक में भी 2 पार्ट होता है। एक का नाम है टर्शियरी और एक का नाम है क्वाटरनरी। इसी क्वाटरनरी में हमको जो देखने को मिलता है कालखंड, इसी का 2 कालखंड है। एक का नाम है प्लिस्टोसीन और एक का नाम है होलोसीन। होलोसीन सबसे नवीनतम है। एक है प्लिस्टोसीन। क्या है? प्लिस्टोसीन। और जो सबसे नवीनतम है इसका नाम है होलोसीन। तो यह जो होलोसीन कालखंड है, जिस कालखंड में हम लोग वर्तमान में उपस्थित हैं, इसी कालखंड तक आते आते जो कह सकते हैं भूवैज्ञानिक अवधि है, इसके तहत क्या होता है, सभी महासागर अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला यहाँ पर लिखा गया, निम्नलिखित में से उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागरों का कौन सा क्रम सही है? अर्थात सबसे छोटा जो महासागर है उसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक से बड़ा है उसका नाम है हिंद। हिंद से बड़ा है अटलांटिक और अटलांटिक से बड़ा है प्रशांत। प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है। जो अतीत का पैंथालसा था वही वर्तमान का प्रशांत महासागर है। तो यह तथ्य भी हमको ध्यान में रखना है, जिसके विषय में वैगनर महोदय ने डिफाइन किया है। अगला यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित विशिष्टताओं का सागर तट से सागर की ओर, अर्थात तट से सागर की ओर चलना है। अर्थात अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर सपोज दैट ऐसे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और यह महाद्वीप है, क्या है? यह द्वीप है, महाद्वीप है। और इधर से अगर कोई सागरी लहर आगे बढ़ रही है, इधर से ऐसे आगे बढ़ रही है, तो इसके विषय में ये पूछ रहा है कि क्या इसका क्रम होगा? क्या इसका क्रम होगा? हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, सागर किधर, लहर किधर से किधर चल रही है? लहर तो जब चलती है, स्पष्ट रखिएगा, लहर जब चलती है लहर ऐसे ही चलती है, इधर से इधर ही चलेगी। लेकिन यह आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है कि हमको इधर से इधर बढ़ना है, तो इसका जो यहाँ पे नाम आएगा, ये क्या नाम है, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या नाम आएगा, फिर बढ़ेंगे तो क्या नाम आएगा, फिर बढ़ेंगे तो क्या नाम आएगा, ये पूछ रहा है। तो वैसे सबसे ऊंचाई तक जो लहर पहुंचती है उसका नाम होता है वर्म। क्या होता है? वर्म। अर्थात जो सबसे ऊंचा ज्वार होता है, ऊंचा ज्वार जिसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड, तो उसको कहते हैं वर्म। सबसे ऊंचा ज्वार होता है जो पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान आता है, यह सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है महाद्वीप की तरफ। फिर कौन पहुंचता है? तो निम्न ज्वार आता है। फिर अगर बात करें तो बेलांचली तरंगे होती हैं। क्या होती है? बेलांचली तरंगे। और बेलांचली तरंगे उत्पन्न कहां से होती हैं? कि जब सागर की लहरें आती हैं और सागर की लहरें तली में जहां पर रगड़ खाती हैं, ध्यान रखिएगा, सागरीय लहरें जहां पर तली से रगड़ खा जाती हैं उसको कहते हैं बेलांचली रोधिकाएं। और उसी के पश्चात बेलांचली तरंगे चलना शुरू करती हैं। तो इस प्रकार से इधर से जब तरंग आती है तो सबसे पहले यहाँ पर पड़ता है अवरोधिका, फिर होती है बेलांचली तरंगे, और फिर आपको मिलता है यहाँ पर निम्न ज्वार, और फिर मिलता है उच्च ज्वार। तो यह क्रम है, अर्थात आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तट के साथ ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है? तो यहाँ पर ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है। अब ग्रेट बैरियर रीफ के विषय में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए एक कौन सा स्टेट है, इसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड के तट के साथ यह पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। आंसर हो जाएगा ए। अगला यहां पर है, उपसतहीय महासागरीय संचलन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? वैसे महासागरीय परिसंचरण में एक संचरण होता है जो सतह पर होता है, एक संचरण होता है जो तली में होता है, और कुछ संचरण होता है जो ऊर्ध्वाधर होता है। इस प्रकार से संचरण होता है। कुछ संचरण आपका ऊर्ध्वाधर होता है, कुछ संचरण मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं बल्कि कहेंगे वर्टिकल। तो ये जो ऊपर वाला संचरण है
इसी के विषय में पूछ रहा है कि उपसतही महासागरीय संचलन किससे प्रभावित होता है, इसको प्रभावित करने के, और इसी के तीन रूप हैं, इसी के तीन रूप हैं जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट की चर्चा करते हैं, जलधारा की चर्चा करते हैं और स्ट्रीम की चर्चा करते हैं। तो जो सतही प्रवाह होता है जल का, इसके तीन नाम हैं। एक नाम है ड्रिफ्ट, क्या नाम है, ड्रिफ्ट। एक नाम है जिसको कहते हैं जलधारा, क्या कहते हैं, जलधारा। और एक नाम होता है जिसको कहते हैं स्ट्रीम। तो इसी की बात कर रहा है कि जो सतही प्रवाह होता है, इस सतही प्रवाह को कौन कौन से कह सकते हैं फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। यहाँ पर आपका तापमान और लवणता अर्थात टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों के परिणाम स्वरूप जो महासागरीय जल का कह सकते हैं कि जो क्षैतिज प्रवाह है यह प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से अगर परिसंचरण की बात करें, महासागरीय परिसंचरण, तो महासागरीय परिसंचरण में क्षैतिज प्रवाह और ऊर्ध्वाधर प्रवाह का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम लोग जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है इसको डाउन वेलिंग और अप वेलिंग कहते हैं, ऊपर वाले को हम ड्रिफ्ट जलधारा स्ट्रीम कहते हैं और नीचे वाले को क्रिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिपिंग कहते हैं। तो ये सब भी इसके नाम है, इसके विषय में हम लोग आगे और भी चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपको इन सब तथ्यों को भी ध्यान में रखना होगा। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, ये लिखा है महासागरीय जल में लवणता घटती है। बहुत डायनामिक प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि लवणता घटेगी कब। लवणता तब घटेगी जब तुलनात्मक रूप से उसमें जल की मात्रा बढ़ जाए। मान लेते हैं किसी पात्र में आपने पर्टिकुलर साल्ट डाला है, अगर उसी पात्र में आपने एक्स्ट्रा जल और डाल दिया तो जो साल्ट है, साल्ट का कंसंट्रेशन तुलनात्मक तौर पर घट जाएगा, यही रिजल्ट होता। लेकिन अगर वाष्पीकरण होगा तो पात्र से जल बाहर निकल जाएगा, और जब पात्र से जल बाहर निकल जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हवा के वेग का इससे कोई संबंध नहीं है, का कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, अगर भारी वर्षा होती है तो इसका तात्पर्य है पात्र में एक्स्ट्रा जल अगर व्याप्त हो गया तो उसका परिणाम होगा उस पात्र में विद्यमान जो सैलिनिटी है वह अब जल की तुलना में घट जाती है, अर्थात इसकी सैलिनिटी क्या होगी, घट जाएगी। और इसी आधार पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। आर्द्रता अधिक होती है, इसका भी कोई विशेष संबंध सैलिनिटी से नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो समुद्री सतह निम्नलिखित तरंगों में से जो सन रेडिएशन है इसमें से किसको अवशोषित करता है। तो वैसे हम लोग बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं कि जब सन रे आती है तो वह किस रूप में आती है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है। लेकिन इसमें भी जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उसका अवशोषण हमारा वायुमंडल, पृथ्वी की सतह या और महासागरीय या सागरीय सतह के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो दीर्घ तरंग विकिरण होता है इसका अवशोषण किया जाता है समुद्री सतह द्वारा। स्पष्ट आंसर होना चाहिए सी है। अगला यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, अर्थात यहां पर सभी कथन सत्य हैं, सिर्फ एक कथन है जो असत्य है और उसी की पहचान करनी है। जैसे लिखा है, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम होती है, ये गलत लिखा है। उत्तरी गोलार्ध की जो औसत लवणता, वैसे पूरे महासागर की जो लवणता है ये तो 35 है, कितना है, 35 ग्राम प्रति हजार है। अगर हम उत्तरी की बात करें तो उत्तर की जो लवणता है ये 34 है, कितना, 34 ग्राम प्रति हजार। और दक्षिण की बात करें तो ये 35 ग्राम प्रति हजार है। ये जो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस तो गलत है, गलत है कि नहीं, 100% गलत है। फिर लिख रहा है यहाँ पर, गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देता। हाँ, ये सही है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक कह सकते हैं गर्म जलधारा है और गर्म जलधारा होने के कारण इसमें सैलिनिटी अधिक होती है। और जब यही गर्म जलधारा जाती है कहाँ पर, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, तो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ वहाँ की सैलिनिटी को भी बढ़ा देती है। यह सही है। फिर लिखा है, प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, गलत है। प्रतिचक्रवाती दशाएं घटाती नहीं बल्कि बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं, किसको, लवणता को। अच्छा, नहीं, सही लिखा है, घटा देती हैं। क्यों सही है, स्पष्ट ये है कि प्रतिचक्रवात का तात्पर्य ये होता है, जैसे आपका यह अगर मान लेते हैं, एक यहाँ पर बना देते हैं पहले इमेज, यहाँ पर सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर अगर हम बात करें, यह है इक्वेटर और ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर प्रतिचक्रवात है, कैसा है, प्रतिचक्रवात है। अर्थात प्रतिचक्रवात का तात्पर्य है कि यहाँ पर वर्षा की जो दशाएं हैं ये प्रतिकूल है, वर्षा नहीं होगा। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर अधिक है,
तो टेम्परेचर अधिक है इसलिए वहां से वाष्पीकरण अधिक होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण तो हो रहा है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, तो इसका परिणाम क्या होगा कि यह क्या करेगी, प्रति चक्रवात की दशाएं लवणता को क्या करती हैं, हटा देती हैं। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो यह क्या है, यही सेंटेंस यहाँ पे, तो यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस गलत है। घटाती नहीं बल्कि क्या करती है, बढ़ा देती है। क्या करती है, बढ़ा देती है। अच्छा, तो पहला क्या लिखा था, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। ये तो सही लिखा है ना, गलत कहाँ है, हमने कैसे इसको गलत काटा। पढ़ने के दिमाग में पता नहीं क्या क्या कभी काल आ जाता है। तो सही तो लिखा है, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम होती है, तो सही है। दक्षिण में ज्यादा उत्तर में कम है, तो सही है। हाँ, गलत कौन सा है, सी वाला, क्योंकि जो प्रति चक्रवात की दशाएं होती हैं यह लवणता को घटाती नहीं है बल्कि बढ़ा देती हैं। फिर लिखा है भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में, क्या, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में सैलिनिटी अधिक होती है। यह सेंटेंस सही है। और इसके पीछे क्या कारण है इसके विषय में हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। तो आगे हमारा आगे आने वाला जो एपिसोड है, अर्थात जिसमें हम महासागरीय जलधाराओं के विषय में डिस्कशन करेंगे, वहां पर इस पर कुछ खास डिस्कशन हो जाएगा। बाकी तो इस पर बहुत विस्तृत चर्चाएं हम लोग तब कर पाएंगे जब महासागर विज्ञान कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए, इस प्रकार देखा जाए तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर होगा, यह आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर होगा सी आंसर। कौन होगा, सी, क्योंकि सब यहां पर सही हैं, सिर्फ एक यहां पर गलत है, सी वाला ऑप्शन, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। और आज का प्रैक्टिस एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग एक नए प्रैक्टिस एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।